everyone. So welcome to the final lecture of GS2 Indian Polity, lecture 70. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीज़ें स्टार्ट करी थी. ठीक है, कुछ चैप्टर्स जैसे आपके आर्टिकल 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करी थी. ठीक है, एंड उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसके मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल 1, 2, 3 डिस्कस करा था. लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करा भी. मतलब साथ में हमने ये भी डिस्कस करा कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है, कॉम्पोजिशन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूव होते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. बट यस, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा बेसिक कंटेंट था वो सारा लक्ष्मीकांत का ही था. इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू. इसलिए जो वीडियो की लेंथ थी, जो लेक्चर की लेंथ थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी, अराउंड 14-15 मिनट्स. बिकॉज लास्ट लेक्चर के अंदर जो कंटेंट था वो आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से उठा के पढ़ोगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड डिलीवर थिंग्स. जो बेसिक आर्टिकल्स थे वो मैंने लिखवा दिए थे, वो सीधा जाके वहाँ से पढ़ लोगे तो दैट वुड बी ऑल राइट. सो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम प्रिंसिपल, आज का लेक्चर भी हमारा सेम होने वाला, बिकॉज टुडे इज द कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो आज के लेक्चर में भी जो इक्का दुक्का टॉपिक्स बचे हैं हम उसको कवर करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर फर्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड OBC. अलग अलग जो कमीशंस बनाई गई हैं, आर्टिकल 338, 338A, 338B, उसको प्रॉपरली हम थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे. एम लक्ष्मीकांत के अंदर ये दिस इज मतलब कंबाइंड 3 इज योर चैप्टर 47, 48, 49. ठीक है, जो लक्ष्मीकांत मैं रेफर कर रहा हूँ दैट इज एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन. ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारा लेक्चर नंबर 47, 48, 49 मिल जाएगा. ठीक है, देन द सेकंड टॉपिक फॉर द डे वुड बी द NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के बेसिस पे ये बना था. सो दिस इज चैप्टर 57, इसको हम देख लेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द लोकपाल एंड लोकायुक्त. ये हमारा स्वीडन से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम एक वर्ड पढ़ेंगे ऑम्बड्समैन. ठीक है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ, देन कैसे आया, किस स्टेट ने पहले इम्प्लाई करा. महाराष्ट्र ने पहले इम्प्लाई करा, इवन दो जो बिल पास हुआ था वो उड़ीसा ने पहले करा था. और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. लोकपाल आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त आपके हर स्टेट के अंदर अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी एंड फॉर द कंप्लीट पॉलिटी सिलेबस वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट. ठीक है, दिस इज चैप्टर 65. इसके अंदर हम जो हमारा 8th शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, एंड द लैंग्वेजेस जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, एंड जो हिंदी लैंग्वेज है उसका क्या कितना इम्पैक्ट है सेंटर स्टेट के जो इंफॉर्मेशन पास होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कितना है. देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसका ज़्यादा यूज़ करा गया. सो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस राइट. सो मूविंग द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड OBC. तीन को मैंने कंबाइन कर दिया. सो हियर इज द आर्टिकल 338, 338A, 338B के अंदर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिफाइन करी गई है. ठीक है, पहले जो था सबसे इनिशियल फेज के अंदर वो आपका SC लेवल पे था. SC और ST कंबाइंड एक कमिश्नर ऑफिसर होते थे, वो पूरा देखते थे. बट इसका ब्रेकडाउन हुआ 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइडेड फॉर द मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST. ठीक है, 65th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो प्रॉपर मेंबर्स के साथ ये कमीशन सेटअप करी गई. ठीक है, उससे पहले एक सिंगल ऑफिसर था कमिश्नर, वो सारी चीज़ें देखता था. अब नेशनल कमीशन का रूल मतलब फंडा क्या है कि क्यों है ये, इसको क्यों स्टैब्लिश करा गया, वो बहुत सिंपल था. द बेसिक रीज़न वाई इट वाज स्टैब्लिश इज टू टेक केयर ऑफ द बेसिक राइट्स एंड जो भी उनका डेवलपमेंट होता है SC, ST और OBC पीपल बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज़, उनकी देखरेख या उनके साथ कोई किसी भी तरीके का कोई पार्शियलिटी ना हो या उनके संग कोई बदसलूकी ना हो, और उनका जो प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो प्रॉपरली टेक प्लेस कर पाए. तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना और प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी कम्युनिटी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कमीशन का पार्ट थी राइट. अब 65th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो नेक्स्ट आया दैट इज योर 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003. इसके अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST कंबाइंड था, इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया. देन योर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST अलग अलग बॉडीज़ बन गए. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, मतलब जो आपके आर्टिकल था, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो आर्टिकल था दैट इज 338, वो 338 दो में बाइफिकेट हो गया, 338A एंड 338 नॉर्मल. ठीक है, अब इसमें जो कमीशन बनती है, कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, एक चेयरमैन है, एक VC और 3 अदर मेंबर्स है. ठीक है, एंड ऑल दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है,
अब इसका जो तीसरा लेवल है इस पूरे कमीशन का, दैट इज़ योर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वो बना आपका 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका तीसरा जो कमीशन था वो भी बन गया, और करस्पॉन्डिंग जो आपका आर्टिकल था वो 338B के अंदर आपकी सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई, ठीक है। अब देखो तीनों कमीशन का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक फंक्शन है, दैट इज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर पीपल बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कम्युनिटीज़, ठीक है। एट द सेम टाइम जो भी कंप्लेंट्स रेज्ड होती हैं ऑन देयर बिहाफ कि भाई किसी SC ST OBC कम्युनिटी के लोगों पर अगर कोई अत्याचार हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई हरासमेंट हो रहा है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर केसेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उन केसेस पे इंक्वायरी करना, ठीक है, उनको मेक श्योर करना कि भाई उनके राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनसे डिप्राइव नहीं होने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर अप बाय दीज 3 कमीशंस, ठीक है। अब फंडा क्या है कि ये तीनों कमीशन अपने अपने लेवल पे रिपोर्ट्स बनाती हैं, भाई एक साल में कितनी जो कम्युनिटीज़ थी उनका क्या बेटर हुआ, क्या बुरा हुआ, कितनी कम्युनिटीज़ ऐड हुई, क्या क्या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करी गई, ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर दे पब्लिश अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट अपना पार्लियामेंट के अंदर पब्लिश कर देते हैं वो रिपोर्ट को, ठीक है। तो कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन। तो इसका फंडा क्या रहता है कि कमीशंस अपने रिपोर्ट के एनालिसिस करके प्रेसिडेंट को देती हैं, प्रेसिडेंट उस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, पार्लियामेंट में रखने के साथ साथ एक मेमोरेंडम भी दिया जाता है कि भाई जो कमीशन ने सजेशंस दिए थे उसको अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या आउटपुट आया है, और अगर नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है कमीशन की दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, तो अगर रिकमेंडेशंस हैं और अगर गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई नहीं करा तो व्हाट आर द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न कि भाई अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सो दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न, उसको एज अ मेमोरेंडम शो करना ज़रूरी है इन द पार्लियामेंट एंड दैट इज़ डन, और उसको ही साथ में प्रेसिडेंट पब्लिश करते हैं पार्लियामेंट के जो रिपोर्ट होती है उसके साथ, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC था। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर NHRC। NHRC बेसिकली इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के बेसिस पे आपकी कमीशन स्टैब्लिश हुई NHRC, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है NHRC की, बेसिकली ये जो कमीशन है इज़ अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, दैट इज़ जो भी राइट्स है रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ठीक है, जितने भी राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, विच आर रिलेटेड टू द योर लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, उन सबको सेफगार्ड करना ये NHRC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एक वॉच डॉग है वो, जो देश के अंदर जो भी राइट्स हैं विच आर रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, उससे रिलेटेड सारा देखा देखी NHRC करता है, ठीक है। अब NHRC में कॉम्पोजिशन क्या है, एक चेयरपर्सन रहेगा और 5 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब जो चेयरपर्सन है वो दैट पर्सन नीड्स टू बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब भाई या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है चेयरपर्सन। और जो बाकी के मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, उस बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी जो मेंबर्स हैं शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो 5 मेंबर्स हैं उसमें से एक होना चाहिए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्विंग जज होना चाहिए, ठीक है, एक होना चाहिए आपका किसी भी हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज, ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं, 3 में से एक एटलीस्ट आपकी वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, और जो वो 3 हैं उन सब का जो बेसिक जो नॉलेज बेस है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन वो आपका CJI होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब रिटायर्ड CJI होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और जो बाकी के 5 मेंबर्स है उसमें से 2 आपके एक तो हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए और या फिर एक हाई कोर्ट का होना चाहिए रिटायर्ड और सर्विंग जज, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सर्विंग जज, और बाकी के जो 3 बचे वो आपके ह्यूमन राइट्स के साथ जिनका नॉलेज बेस अच्छा है, जिनका एक्सपीरियंस रहा है वो होने चाहिए, और उनमें से एक का वुमेन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, इन 5 मेंबर्स के अलावा और एक चेयरपर्सन के अलावा जो एडिशनली हैं वो हैं आपके 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके चेयरपर्सन्स होते हैं जो 7 लोग अटैच्ड हैं, ठीक है। ये लोग वो होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, SC ST,
यहाँ लिखा है देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, उनका जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, माइनॉरिटीज़ का SC ST वुमेन, बैकवर्ड क्लासेस, चाइल्ड राइट्स एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, टोटल 7 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 अलग अलग कमीशंस हैं। इन सब के जो चेयरमैन होते हैं, मतलब दोज चेयरमैन्स बिकेम द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ NHRC, ठीक है। आई जस्ट रब दिस टू मेक श्योर दिस डजंट लुक बैड, ठीक है, बट 7 जो थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए, ठीक है। Moving. So basically, apart from the composition and the members, NHRC has all the power of civil court and its proceedings have judicial character. ठीक है, सिविल कोर्ट्स की तरह सारी जो भी काम होने वो सारे सिविल कोर्ट्स की तरह ही होंगे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके, जैसे जो सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वैसे ही वो करा जाता है, और उनके पास जुडिशियल कैरेक्टर भी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ ज़रूरी है कि भाई NHRC किसी भी ऐसे इंक्वायरी को पिक नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है आज से एक साल नहीं, मतलब 2 साल पहले, ठीक है, तो उस चीज़ पे NHRC कभी इंक्वायरी नहीं उठा सकती, बिकॉज NHRC के लिए ये रूल है कि आप 1 साल के अंदर हुए हुए घटना को ही इंक्वायरी कर सकते हो, उससे पुराने नहीं, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा है, NHRC कैन नॉट इंक्वायर मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच एलिज्ड HR वायलेशन हैज़ हैपेंड। HR इज योर ह्यूमन राइट, सॉरी नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है। तो अगर 1 साल से पुराना कोई वायलेशन है जिसपे मतलब डेट है जिसपे वो एलिज्ड वायलेशन हुआ था, तो NHRC उसमें कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती। बट जैसे आज 26 नवंबर है, तो इफ़ आई से 1 दिसंबर 2022, ठीक है, तो हाँ 1 दिसंबर 2022 को अगर कोई एलिज्ड ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, तो यस NHRC कैन पिक दैट सिनेरियो फॉर इंक्वायरी, और उस पर वो पूरा अपना एक्सपर्टीज़ यूज़ कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर NHRC। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। सो बेसिक फंडा क्या है लोकपाल और लोकायुक्त का, कि जो भी सिटीजन्स के ग्रीवांसेस हैं, इट इस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म विच एड्रेसेस द ग्रीवांसेस ऑफ द सिटीजन, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसको टर्मिनोलॉजी यूज़ करा गया है लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। इसकी हिस्ट्री देखोगे तो स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओम्बड्समैन का एक कॉन्सेप्ट था जो स्टार्ट हुआ था स्वीडन से, वहाँ से इसको हमने अपने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो वही लिखा है, स्वीडन इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन इन 1809। और यहाँ ओम्बड का मतलब ये रहता है कि अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव और अ स्पोक्स पर्सन ऑफ एन अनदर पर्सन। तो इंडिया के केस में क्या रहता है कि भाई आपने पढ़ा होगा कि SBI का एक ओम्बड्समैन होता है, तो वो पर्सन, दैट पर्सन बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ SBI। तो अगर जिसके जो भी ग्रीवांसेज होंगे वो सारे ओम्बड्समैन को ही डायरेक्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू SBI, और फिर ओम्बड्समैन अपने लेवल पे चेक करेगा कि भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या ग्रीवांसेज रेज हो रहे हैं बाय द सिटीजन, एंड देन अकॉर्डिंगली द एक्शन विल बी टेकन बाय हिम। सो द बेसिक मीनिंग ऑफ ओम्बड इज कि अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव और अ स्पोक्स पर्सन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो स्वीडन में स्टार्ट हुआ था 1809 में, ठीक है। स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन है बेसिक इसका हिस्ट्री, ठीक है। ओम्बड्समैन इन इंडिया इज कॉल्ड लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे लोकपाल है, हर स्टेट लेवल पे यू हैव लोकायुक्त, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन था इंडिया के अंदर वो सबसे पहले रिकमेंड करा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी द्वारा बैक इन 1966 1970 के बीच में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर ये रिकमेंडेशन था, ठीक है। अब इसमें बाइफिकेशन कैसा है कि लोकपाल जो हैं वो जो ग्रीवांसेस रेज्ड होती हैं अगेंस्ट मिनिस्टर सेक्रेटरीज एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, उसको एड्रेस करता है कि भाई अगर किसी ने किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दी तो लोकपाल उसको देखेगा कि भाई जो ग्रीवांसेस रेज हुए हैं अगेंस्ट दैट मिनिस्टर बाय द सिटीजन कितने लेवल पे वो ठीक है और कितने लेवल पे वो करप्ट मतलब ठीक नहीं है, तो उसको पूरा एनालाइज करना, दैट इज़ द रोल ऑफ लोकपाल, ठीक है। अब लोकायुक्त क्या है कि वो थोड़ा एक लेवल नीचे पे जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के जो हेड हैं उनको उनके अगेंस्ट अगर कोई ग्रीवांसेस रेज होती हैं तो उसको चेक करना लोकायुक्त का काम है, ठीक है। नाउ एज पर द ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, लोकपाल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉमा स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है।
तो जो भी लोकपाल अपॉइंट किया जाता है दैट पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट आफ्टर गेटिंग प्रॉपर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकपाल मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सजेशन होगा, देन यू हैव स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो इन तीनों के साथ डिस्कशन के बाद ही जो भी नेम सजेस्ट होता है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। दैट पर्सन विल बी नेम्ड एज, और दैट पर्सन विल बी द लोकपाल, ठीक है। अब इसको लीगल राइट्स जो हैं वो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बेसिस पे मिले, ठीक है। इसके अंदर कुछ सजेशंस और इम्प्लीमेंटेशन थे, ये आप अगर लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ोगे तो देवर मल्टीपल, बट मोटा मोटा मैंने 3 पॉइंट यहाँ इंक्लूड करा है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि भाई लोकपाल जो एज अ मेंबर्स की बॉडी है, ठीक है, उसमें 8 लोग ही मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। और जिसमें से जो 50% है वो सारे जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, ठीक है, जिनको लॉ एंड ऑर्डर या जुडिशियल सर्विसेज की नॉलेज हो, ठीक है। 50% ऑफ द मेंबर्स शैल कम फ्रॉम SC ST वुमेन माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो लोकपाल के अंदर जो जितने भी मेंबर्स हैं, एक तो है कि उसकी लिमिटेशन 8 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब 50% लोग शुड कम फ्रॉम जुडिशियल, मतलब शुड बी द जुडिशियल मेंबर, और 50% पीपल शुड कम फ्रॉम SC ST माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, मतलब बेसिक रिजर्वेशन लगा दिया है कि भाई SC ST से होना ज़रूरी है, माइनॉरिटी से होना ज़रूरी है, और वुमेन का होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक प्रोविजंस भी हैं, जिसमें एक था कि भाई लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के बेसिस पे जो प्रोविजंस विच आर स्पेसिफिक टू CBI आर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड विच इवेंचुअली स्ट्रेंथन्स द CBI, इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ द CBI, ठीक है। तो इसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त जो कि हायर ऑफिशियल्स को वैलिडेट करता है पूरा, उनके अगेंस्ट अगर कोई ग्रीवांसेस आता है उसको चेक करता है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर स्टैब्लिश हुआ था बैक इन 1971, ठीक है। स्टैब्लिश हो गया था महाराष्ट्र में 1971, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग ओडिशा के अंदर सबसे पहले ये एक्ट पास हुआ था 1970 के अंदर ही, बट जो ओडिशा में इम्प्लीमेंटेशन था कि ये कब यूज़ में आना स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इन 1983, इसलिए ओडिशा का नाम नहीं है सबसे पहला स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड लोकायुक्त। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड लोकायुक्त बैक इन 1971, ठीक है। So this was all about your Lokayukts and Lokpal Act 2013. Now coming to the next topic, that is your Official Languages Act. ठीक है. So part 17 deals with the official languages in article. मतलब part 17 of the Constitution deals with the official language और article goes from 343 to 351. ठीक है. तो लैंग्वेजेस के जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. सबसे पहला है इसमें लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि जो भी आपका गैजेट हो गया या जितने भी कम्युनिकेशन होने हैं ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ होगी. देन यू हैव रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि वी हैव मल्टीपल एंड वेरी हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री जहाँ पे हर एक स्टेट में अलग एक लैंग्वेज है, ठीक है. देन द थर्ड बाइफिकेशन इज लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन चलता है या जो भी आपकी प्ली दी जाती है, जो भी फाइनल कन्विक्शन होता है, जो बहसबाजी होती है लॉयर्स के बीच में, तो लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी क्या रहेगा, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द 4 बाइफिकेशन. एंड द फोर्थ इज द टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स, जो भी लॉज बन के आ रहे हैं, ठीक है, जो भी स्पेशल अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, एक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या लैंग्वेज यूज होती है. तो ये 4 पार्ट्स के अंदर आपका बेसिक बाइफिकेशन है with respect to the Official Languages Act, ठीक है. So the article that varies from 343 to 351, इसके अंदर आपका पूरा लैंग्वेजेस से रिलेटेड है. 4 हेड हैं उस लैंग्वेजेस के. फर्स्ट इज योर यूनियन, सेकंड इज योर रीजनल लैंग्वेज, थर्ड इज योर जुडिशरी एंड फोर्थ इज योर द टेक्स्ट लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है. नाउ अब अभी तक का क्या बेसिक फंडा क्या रहा है कि जो हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, इट नीड्स टू बी द ऑफिशियल, मतलब इट हैज़ टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. इसी के मतलब इस बेसिक चीज़ को लेकर ही सारे कम्युनिकेशंस को रखा गया है, ठीक है. और माना ही जाता है कि जो 8th शेड्यूल के अंदर आपके 22 लैंग्वेजेस हैं, उनका भी उस 8th शेड्यूल में होने का रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं देवनागरी स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, या लॉन्गर रन में अगर जब इंक्लूजन होता है लैंग्वेजेस का, तो वो कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज को और ज़्यादा मोल्ड करता है, सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड एट द रीजनल लेवल, एट द यूनियन लेवल एंड all other levels, ठीक है. तो हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ये माना गया है, ठीक है. अब 1955 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा था ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BG खेर, ठीक है.
सो अब इस कमीशन ने क्या है कि एक सबमिट करी रिपोर्ट इन पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने उठाया, ठीक है, विच वॉज हेडेड बाय गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 था, पार्लियामेंट इलेक्टेड ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963, ठीक है, उसको प्रॉपर लॉ के थ्रू लेके आए, ठीक है। अब इस लॉ का जो, इस एक्ट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 1965 के बाद भी, इन एडिशन टू हिंदी, फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन एंड ऑल्सो फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस एक्ट में ये सजेशन निकल के आया कि भाई इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी नीड्स टू बी कंटिन्यूड एज अ लैंग्वेज टू बी यूज इन ऑल द कम्युनिकेशंस ऑफ यूनियन, ठीक है। ऑल्सो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें भी आपका दोनों लैंग्वेज को यूज़ करना ज़रूरी है, या फिर उस दोनों लैंग्वेजेस का यूसेज ही कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर 1965, ठीक है। एक्ट इनेबल्ड द यूज़ ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली विदाउट एनी टाइम लिमिट, ठीक है। तो ये ऑफिशियल एक्ट 1963 के, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के बेसिस पे इंग्लिश का यूज़ जो था उस पर कोई टाइम बाउंड नहीं लगाया गया और उसको इंडेफिनेट काल के लिए यूसेज के लिए प्रोसीड करा गया, ठीक है। नाउ 8th शेड्यूल हैज़ ग्रेटर देन 20 लैंग्वेजेस, आज के टाइम पे 22 हैं, ठीक है। सो मेंबर्स जो भी उस 8th शेड्यूल का पार्ट है, उसका जो भी लैंग्वेज इसका पार्ट बन जाती है, दैट लैंग्वेज नीड्स टू बी गिवन अ रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो कमीशन के अंदर भी जो लैंग्वेजेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद, मतलब स्टेट टू स्टेट कम्युनिकेशन, स्टेट टू सेंटर कम्युनिकेशन, सेंटर के अंदर ही जो भी काम वगैरह या लैंग्वेज यूज़ होनी है उसको वहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्सो द फॉर्म, स्टाइल एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर टू बी यूज फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। जो मैंने पहले बताया कि 8th शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं, दीज आर एडेड टू इवेंचुअली हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, सो दैट हिंदी लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड एट द मास लेवल, बिकॉज आज के टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की कोई मतलब किसी को आती ही नहीं है, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट बिकॉज रीजनली वी आर वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो भी लैंग्वेज ऐड करी जाती है 8th शेड्यूल के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट उसको हिंदी के संग जोड़ के ही उसका मास लेवल पे एक्सेप्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करी गई है, ठीक है। सो ये आपका लेक्चर 70 था, ठीक है, विद विच वी क्लोज्ड ऑल आर पॉलिटी लेक्चर्स। टोटल 70 लेक्चर के अंदर हमने पूरा पॉलिटी कवर करा है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ। अब जाके आप क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू उठाओ, दैट्स इट। एक बार ही नोट्स के संग जो भी लेक्चर हुए हैं उसके संग आप सिंपली जाके अगर रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक देखोगे तो दिस विल बी ऑल, ठीक है। इसके जो भी हमने टॉपिक छोड़े हैं, जैसे अभी हमने कई जैसे सीबीआई, ऐसा लक्ष्मीकांत में देखोगे तो सीबीआई हो गया, और भी कई चैप्टर्स हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट जो चीज़ें हैं, जैसे आपका सीबीआई हो गया या नीति आयोग हो गया, तो ये सब चीज़ें वैसी हैं जो फैक्चुअल बेस्ड हैं, इनको आप जाके पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, इट विल नॉट रिक्वायर एनी अदर फर्दर क्लासेस और लेक्चर्स, बिकॉज कंसेप्चुअली समझने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है। सो जितने भी लेक्चर्स हैं उसके बेसिस पे आप पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तो दिस विल बी ऑल, राइट। अब जाके प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाओ, मेंस के आंसर राइटिंग करो, दैट वुड बी ऑल, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर कंप्लीट पॉलिटी सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द लेक्चर 1 GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि उसके साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही हमारा पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी विल स्टार्ट, बिकॉज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग और पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दैट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ like, share and subscribe and show us some support. Thank you for watching. Keep working hard, keep studying, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.